Hello students, welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will discuss class 10 History chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe part 5. In this topic we will discuss about unification of Italy. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 एंड 1848. इसमें हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया है, मीन्स ग्रीस कंट्री के इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल यहाँ डिस्कस किया था. इसके बाद हमने स्टार्ट किया था द मेकिंग ऑफ जर्मनी. ये जो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसमें हम जर्मनी का कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ इटली, कि इटली एक नेशन स्टेट के रूप में कैसे डेवलप हुआ. देन लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ उससे पहले इटली का क्या स्ट्रक्चर था. जर्मनी की तरह इटली भी 7 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड था. जैसे मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था कि जर्मनी के 39 स्टेट्स डिवाइड थे और उन डिफरेंट स्टेट्स पर अलग अलग कंट्री के जो रूलर थे वो रूल करते थे. तो सेम स्टोरी इटली की है. इटली का भी जो 7 पार्ट में इटली को डिवाइड किया हुआ था, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसमें मैप में, कि इटली का अलग अलग जो रूलर हैं वो रूल कर रहे थे और इटली के 7 पार्ट डिवाइड हो चुके थे. तो बिफोर मिड 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट. ये अभी मैंने आपको बताया है कि 19th सेंचुरी से पहले इटली 7 स्टेट में डिवाइड था. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोस्टली, ये जो आपका इसमें कलर आ रहा है डार्क पिंक कलर सा है इसमें, जो मैप में आप देख रहे हैं, सर्देनिया पिडमेंट. इटली के जो 7 पार्ट थे उनमें अकेला एक सर्देनिया पिडमेंट रीजन, ये रीजन की बात हो रही है यहाँ पर. सर्देनिया पिडमेंट रीजन एक अकेला ऐसा रीजन था जिसके ऊपर सिर्फ एक इटालियन प्रिंसली हाउस ही कंट्रोल कर रहा था. मतलब सर्देनिया पिडमेंट रीजन पर ही ओनली इटालियन रूलर रूल कर रहा था. बाकी जो 6 एरिया थे उन पर अदर कंट्री के रूलर रूल कर रहे थे. जैसे कि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इटली का जो नॉर्थ पार्ट था, तो नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर. जर्मनी का स्टार्ट किया था, उससे पहले भी मैंने बताया था ग्रीस का भी बताया था कि ग्रीस आज जिसको हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में देखते हैं, ऐसे ही उस समय जो यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, उस समय मिड 19 से पहले इस तरह के कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे, डिफरेंट एम्पायर्स के अंडर कंट्रोल थे. तो इटली का जो नॉर्थ पार्ट था वो भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर कंट्रोल था. वेयर एज द सेंटर वॉज अंडर पॉप, और जो सेंटर वाला पार्ट था इटली का वो पोप के अंडर कंट्रोल था. एंड द साउथ वॉज अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन. और जो बर्बन डायनेस्टी का जो किंग, जैसे अपने कंट्री में होता था मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ऐसे ही बर्बन डायनेस्टी का जो किंग था जो स्पेन का था, वो इटली के साउथ पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे. तो इस तरह से इसमें बताया कि डिफरेंट एरिया में इटली का जो डिफरेंट एरिया था वो डिफरेंट किंग्स के, डिफरेंट रूलर्स के अंडर कंट्रोल था. यहाँ कुछ जैसे यहाँ स्पेन का भी नाम लिया है, ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर का भी नाम लिया है, ऐसे ही फ्रांस के अंडर भी कुछ पार्ट कंट्रोल था.
तो बेटा जैसे कि हम पहले जो कंट्री कर चुके हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या फ्रांस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, या ग्रीस कंट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम उन कंट्रीज में भी हमने देखा कि जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो जो मिडिल क्लास है उसी ने ही अपोजिशन शुरू किया है, उसी ने ही रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ भी अराउंड 1830s फॉर यूनाइटिंग इटालियन रिपब्लिक जिसिपी मैज़नी वॉज फॉर्म्ड टू सीक्रेट सोसाइटी। जिसिपी मैज़नी और जिसिपी गारबेल्डी, ये इटालियन दो रेवोल्यूशनरीज हुए हैं जिन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी, तो जिसिपी मैज़नी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की। सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करने से पहले जिसिपी मैज़नी ऑल्सो वॉज मेंबर ऑफ ए कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी। वो खुद एक कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, लेकिन किसी वजह से उसे एक्साइल कर दिया गया, क्योंकि उसने जो रेवोल्यूशन किया, रिवोल्ट किया, जिसकी वजह से वो एक्साइल कर दिया गया। लेकिन अदर कंट्री में जाकर उसने, फ्रांस में जाके, 2 अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, अपनी कंट्री को नेशन स्टेट डेवलप करने के लिए उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। बट फेलर द रेवोल्यूशन अपराइजिंग बाय द रेवोल्यूशनरीज। लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरीज ने शुरू किया था, ये फेल हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ। एट लास्ट क्या हुआ? बाय किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड एंड काउंट कैवोर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्देनिया पिडमंट। जहां पर जो मैंने बेटा अभी पहले बात की थी कि इटली के 7 पार्ट में इटली को डिवाइड किया हुआ था, जिसमें एक सर्देनिया पिडमंट एक ऐसा एरिया था जहां पर सिर्फ इटालियन रूलर ही रूल कर रहा था, और जो इटालियन रूलर था उसका नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर जो चीफ मिनिस्टर था वो था काउंट कैवोर, काउंट डी कैवोर इसका पूरा नाम है। काउंट डी कैवोर चीफ मिनिस्टर था। तो यहां पर बताया कि रेवोल्यूशनरीज जब सक्सेस नहीं हुए, तो जो काउंट डी कैवोर, जो सर्देनिया पिडमेंट का चीफ मिनिस्टर था, उसने स्टार्ट किया ए मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। सर्देनिया पिडमेंट्स फोर्स मार्च इनटू साउथ इटली, मतलब कंप्लीट इटली को तो नहीं कर पाए, लेकिन जो आप देख रहे हो कि जो साउथ इटली का जो पार्ट है, जो पर्पल कलर का है, एक तरह से आपने जो मैप में देखा हुआ है, किंगडम ऑफ बोथ या किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज लिखा हुआ है, या किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज आपके मैप में लिखा हुआ है। तो जो सर्देनिया पिडमेंट के चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवोर, इन्होंने साउथ इटली में अपनी फोर्स को भेजा, मतलब अपनी आर्मी को भेजा, एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिली, एंड जो 2 सिसिली का किंगडम था, मतलब जो साउथ इटली का जो पार्ट था, उसको उन्होंने फ्री करवाया। किससे फ्री करवाया? ड्रो आउट द स्पेनिश रूलर। क्योंकि हमने यहां पर आपको बताया था कि जो साउथ पार्ट था इटली का, उस पर वो किसके अंडर कंट्रोल था? वो स्पेन के किंग के द्वारा कंट्रोल था। तो ये साउथ जो इटली का पार्ट था वो फ्री करवा लिया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये यहाँ पर इसका रोल रहा कि सबसे पहले जो काउंट कैमिलियन डी कैवोर था, इसने सर्देनिया पिडमेंट को फ्री करवा लिया। सर्देनिया पिडमेंट का जो चीफ मिनिस्टर था, इसने 2 सिसिलीज जो साउथ इटली का पार्ट था उसको स्पेनिश रूलर से फ्री करवा दिया। तो यहां से स्टार्ट होती है इटली के यूनिफिकेशन की स्टोरी। तो बेटा देखिए, जैसे कि हमने जर्मनी में देखा कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में सिर्फ एक ही पर्सन का मेजर रोल रहा है, वो है ओटो वॉन बिस्मार्क। लेकिन इटली के यूनिफिकेशन में एक ही पर्सन ने अपना रोल नहीं प्ले किया है। कुछ पार्ट को काउंट डी कैवोर ने इंडिपेंडेंट करवाया है, कुछ पार्ट को जिसिपी मैज़नी ने करवाया है, कुछ पार्ट को जिसिपी गारबेल्डी, जो अभी मैंने बताया था कि जिसिपी मैज़नी और जिसिपी गारबेल्डी 2 रिवोल्यूशनरीज थे जो इटली के थे, इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, और वो अपने कंट्री को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते थे। एट लास्ट क्या हुआ? इन 1859
Austrian force were defeated by France and Sardinia Piedmont alliance. साउथ इटली को तो सर्देनिया पिडमेंट का जो चीफ मिनिस्टर था काउंट कैवोर, उसी ने ही उसको फ्री करवा लिया, लेकिन जो ऑस्ट्रिया के जो अंडर कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया के अंडर जो कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया के अंडर जो कंट्रोल था बेटा वो था नॉर्थ पार्ट। तो साउथ पार्ट को इंडिपेंडेंट करवा लिया। अब नॉर्थ पार्ट को इन्होंने फ्री करवाने के लिए किसकी हेल्प ली? जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवोर, उन्होंने फ्रांस से अलायंस किया, मतलब अपना समझौता किया फ्रांस से, और सर्देनिया पिडमेंट की जो फोर्स है उसने और फ्रांस की जो फोर्स है उसने मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट कर दिया 1859 में। तो अब इतना यहाँ पर हो चुका है कि नॉर्थ पार्ट भी इंडिपेंडेंट हो गया, साउथ पार्ट भी इंडिपेंडेंट हो गया। नाउ 1861 विक्टर इमैनुअल became the king of United Italy and Rome was declared the capital of Italy. अभी मोस्टली नॉर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, साउथ पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा अभी पार्ट रह रहा था जो कुछ फ्रेंच और पेपल स्टेट जिसको बोला जाता है, फ्रेंच के अंडर कंट्रोल था और पेपल स्टेट के अंडर कंट्रोल था, उस पार्ट को जो जिसिपी गारिबल्डी था 1861 में यूनिफाइड हो चुका है। साउथ इटली नॉर्थ इटली को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद में रोम जो सिटी है वो इटली की कैपिटल डिक्लेयर कर दी गई और इटली एक यूनाइटेड इटली में कन्वर्ट कर दिया गया। यूनाइटेड इटली बनाने के बाद में विक्टर इमैनुअल है, उसको वहां का किंग डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए बेटा, जो जिसिपी गारिबल्डी है ना, इसका थोड़ा सा रोल है वो डिफरेंट है, क्योंकि जिसिपी गारिबल्डी खुद सीक्रेट सोसाइटी, जो जिसिपी मैज़िनी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, वो 1833 में मैज़िनी से मिला और ज्वाइन देयर यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी, जो उसकी यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी बनाई है उसने, उसको ज्वाइन किया। और 1867 में गारिबल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जो पेपल स्टेट वेयर फ्रेंच गैरिसन वॉज स्टेशन। जो पेपल स्टेट था, पेपल स्टेट देखो साउथ इटली और नॉर्थ इटली के बीच में है, लाइट पिंक कलर का है पेपल स्टेट, मैप में देखिए आप। तो पेपल स्टेट जो फ्रांस के अंडर कंट्रोल था उसको फिर जिसिपी गारिबल्डी ने उसको इंडिपेंडेंट करवाया, लेकिन जिसिपी गारिबल्डी ने उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए अपनी आर्मी के कुछ सिंबल्स रखे, और उस सिंबल में क्या था, उसने अपनी आर्मी का सिंबल रखा रेड शर्ट। उस रेड शर्ट सिंबल रखने का मेन पर्पस ये था कि जो फ्रांस की जो फोर्स थी उससे वो अपने आप को सेपरेट कर सके, उससे वो मैच ना हो पाए और उससे वो अलग हो जाए। तो बेटा ये था कि किस तरह से इटली है वो यूनिफाइड हुआ। वैसे तो इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हो चुका था, लेकिन अगर हम पूरी तरह से कंप्लीट अगर यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो इटली यूनिफाइड इन 1870 में यूनिफाइड हुआ और विक्टर इमैनुअल सेकंड बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यूनाइटेड इटली का राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन था बेटा? विक्टर इमैनुअल सेकंड वो इटालियन रूलर था जो सर्देनिया पिडमेंट का, जो एक इटालियन रूलर के अंडर ही जो सर्देनिया पिडमेंट जो एरिया कंट्रोल था उसका वो किंग था, और वही फिर एट लास्ट यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। बेटा अब आप देखिए जो इटली आफ्टर यूनिफिकेशन का जो मैप है वो देखिए, 1858 में अलग से इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब जो 7 एरियाज थे, 7 एरिया जो अलग अलग थे इटली के, वो अलग अलग टाइम पर ही वो इंडिपेंडेंस हुए हैं। 1858 से स्टार्ट हुआ था
और लास्ट में 1870 में ही जो पेपल स्टेट, जो बीच का एरिया बच गया था, वो लास्ट में 1870 में। तो फाइनल अगर हम माने तो इटली का यूनिफिकेशन है वो 1870 में ही कंप्लीट हो पाया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इटली यूनिफिकेशन। तो आप समझ गए होंगे कि इटली का यूनिफिकेशन है, उसको यूनिफाइड करने में किसी एक पर्सन का रोल नहीं है, उसमें मेजर 3 पर्सन का रोल ज्यादा है, इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट है काउंट कैमिलियन डी कैवोर, जो सरदेनिया पिडमेंट का चीफ मिनिस्टर था। दूसरा है जिसिपी मैजिनी, जो एक रेवोल्यूशनरी था, इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिसने अदर कंट्री में जाके इटली को यूनिफाइड करने के लिए 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। इसके बाद इसमें बताया कि जेसीपी गारबेल्डी ऑल्सो वॉज ए रेवोल्यूशनरी ऑफ द इटली, और उसने अपने जो सेंटर का जो पार्ट रह गया था पेपल स्टेट, उसको फ्री करने के लिए, जो फ्रेंच के अंडर कंट्रोल था, उसने अपनी जो ट्रूप्स थी, उस ट्रूप्स का जो सिंबल था वो रेड शेड किया, ताकि वो फ्रेंच ट्रूप से अपने आप को सेपरेट कर सके। थैंक यू।